रिकॉर्ड। ओके ओके, वेलकम बैक गाइस। सो हम लोग स्लाइड शो कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक नीड क्या है जावा का, वो टारगेट किए थे। और उसमें से कैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्ट पे गए थे। जावा लैंग्वेज क्या होती है, एसेंशियल जावा क्लासेस क्या होता है, वो देखे थे। और हमने गेटिंग स्टार्टेड में स्टार्ट किए थे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे और प्लेटफॉर्म को समझेंगे। टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज होती है और जावा में क्या खासियत होती है, जो फीचर्स होती है वो फीचर्स में क्या कमाल होती है, जिसकी वजह से जावा को इतनी प्रायोरिटी दिया जाता है आज की टाइम पे। जावा कैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे होके भी कॉमन कोड जनरेट कर पाता है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है, वो चीज सीखे थे। और जावा प्लेटफॉर्म के से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जावा अभी यहाँ तक, मतलब अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है या समझ में आ गया? और नहीं आए तो फिर पूछ सकते हो। आज जावा प्लेटफॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो इससे जो एक साइड पीछे है वो एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा? तो इससे जो अभी आपने खोली थी ना उससे जस्ट पहले वाली साइड। हम्म, ये कोचिंग ये समझ में आ गया। बेसिक कोर जावा किसको बोलते हैं? तीन चीज को, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना, ओके, जावा को बेसिक टेम्पलेट क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम एक लिख रहे हो आप, उसको स्टार्ट बोलते हैं। जावा लैंग्वेज में क्या होती है, क्लास, ऑब्जेक्ट और इसकी फीचर्स, जितने भी प्रॉपर फीचर्स है जावा का, डेटा जेनरिक्स, पैकेज, इनहेरिटेंस, ये सारे चीज जावा लैंग्वेज में। जावा क्लासेस में क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे। एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, आईओ कैसे करेंगे, मतलब आईओ मतलब कोई भी डेटा लेके कहीं पे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, फाइल में एक जगह दूसरे जगह एक फाइल पड़ा है, उसको लेके कैसे पार्स करोगे अपने प्रोग्राम में, उसको इनपुट आउटपुट बोले। कंकरेंसी क्या है, हमने मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, वो सब चीजें हम कंकरेंसी में करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कोई बड़ी सी फाइल है, उसको पार्स करके डेटा निकाल के लेना है, तो उसमें जो पैटर्न्स वगैरह यूटिलाइज करेंगे तो उस एक्सप्रेशन। ऐसे ही बहुत सारे एसेंशियल क्लासेस है, उनको भी हम सीखेंगे। तो ये तीनों को जब कंबाइन कर देंगे तो कोर जावा होगा। समझ में आ गया? तो ये सब नो बोल सकते हो, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड टेबल ऑफ कंटेंट में हमने तीन चीज को टारगेट किया है। पहले इंट्रो, कि जावा में ऐसी क्या खासी बात है। दूसरा, जो हमारा पहली प्रोग्राम है उसको कैसे लिखेंगे, अलग अलग आईडी में, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और तीसरे में थोड़ा सा डीपर लुक, जो आप प्रोग्राम लिखे हो उनके बारे में समझना। ये टीओसी है, टेबल ऑफ कंटेंट, क्या गेटिंग स्टार्टेड में। तो वही टीओसी में जो हमने टारगेट किया, जो फेनोमिनन है, फेनोमिनन मतलब कॉन्सेप्ट, जो जावा टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम समझेंगे तीन सेक्शन में। अबाउट, एंड व्हाट वी कैन डू, एंड हाउ इट रियली इम्पेक्ट माय लाइफ। अबाउट टेक्नोलॉजी में वो बताता है कि जावा टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सिंपल मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलने से क्या मतलब होता है, ये जब सारे चीजों को हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। सिंपल मतलब जो भी कोड लिखेंगे वो बहुत रीडेबल रहता है, और जो भी कोड आप लिख के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उसका गोल भी बहुत सिंपल होता है। मतलब इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा कोई लैंग्वेज होगा, उसमें हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है, समझने में, बट इट इज वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब मैंने बताया था, क्लास क्या होती है, क्लास एक कॉन्सेप्ट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट का रियल लाइव इंस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इंस्टेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग का इंस्टेंस है पंखुड़ी। मतलब जो हम इंसानियत के एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंसान को ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स रखना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक कॉन्सेप्ट है कि ये चीजें होना चाहिए, ये हमारा एज्यूम्शन है। लेकिन जैसे ही मैंने पंखुड़ी बोलता हूं तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन जो कि इंसानियत कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करके
वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो जो एग्जिस्ट करता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है? एक्शन देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। मैं अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो तुम मुझे आंसर के लिए क्वेरी करोगे। मैं अगर कोई क्वेश्चन को क्वेरी करूंगा तो तुम मुझे आंसर दोगे। तो एक्शंस एंड रिएक्शंस को डील करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जावा में भी जो कॉन्सेप्ट्स होता है, क्लास, पैकेज, मेथड्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक से, उन टॉपिक को रियल टाइम कैसे हम यूज करेंगे, वो सारे यूज करने वाला जो ऑप्शंस है, वो सारे यूज करने वाला जो आइटम है, उसी आइटम को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या करेंगे ना, एक प्रोग्राम को एक जगह पे आप रखते हो तो वो पांचों जगह, अलग अलग पांचों जगह में वो क्या होता है, वो अवेलेबल हो पाता है और उसी पांचों जगह में सेम आउटपुट देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर में। मल्टी थ्रेडेड, एक बड़ा सा प्रोग्राम आप लिख रहे हो जावा में और उसको छोटे छोटे सब टास्क में कन्वर्ट करके उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहते हो। मेरे को एक प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख लाइन है, लाइन ऑफ कोड जो है 5 लाख है। उसको मैं क्या करूंगा, 5,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा और हर एक 1,000 वाला लाइन को एक एक छोटे छोटे सब प्रोसेस को असाइन कर दूंगा। वो सब प्रोसेस को मैं बोलूंगा थ्रेड। तो वो जो थ्रेड है, एक ही टाइम पे, अगर मान लो कि 5 लाख ऑफलाइन कोड को, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 5 घंटा लगता था, जब मैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एग्जीक्यूट करूंगा, इट मे टेक लेसर टाइम, लाइक जो 5 घंटे लगता था 1 घंटे में या उससे भी कम टाइम में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका गोल क्या है ना, सिंपली छोटा बड़ा सा प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट करके पैरेललिज्म करना। पैरेललिज्म मतलब पैरेलली हैंडल करना प्रोसेसिंग को। ठीक है। अगर मेरे पास मल्टी थ्रेड नहीं होगा तो मुझे पूरा प्रोग्राम को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन मल्टी थ्रेड क्या करता है ना, हमें पैरेललिज्म को हेल्प करता है ताकि हमारा पूरा बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट होके जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है। डायनेमिक का मतलब क्या है, मान लो एक छोटा छोटा प्रोग्राम हमने कन्वर्ट कर दिया, एक प्रोग्राम से डेटा जो निकलेगा वो दूसरे प्रोग्राम में एज ए इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा पंखुड़ी का डेटा दो और उसी डेटा के अकॉर्डिंग उसकी घर की एड्रेस लो, तो पंखुड़ी बोला कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। और कोई दूसरा स्टूडेंट बोला कि अच्छा दिल्ली अगर है तो उसकी दूसरे प्रॉपर्टी पूछो, और अगर कहीं और है तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन पूछो। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो डिपेंड करता है आपकी इनपुट पे। तो ये जो इनपुट, एक मॉड्यूल का रिजल्ट दूसरे मॉड्यूल में इन्वर्ट होना और उससे रिजल्ट निकल के लेके आना, उसको बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग जावा में भी पॉसिबल है। जावा में जो मेथड्स होते हैं, जो जिसको हम एपीआई कहेंगे, वो मेथड्स क्या करेंगे, एक मेथड से दूसरे मेथड को हम पैरामीटर पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड इनसाइड ए मेथड। तो वैसे हम डायनामिक हैंडलिंग बोलते हैं। आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होती है ना, जितने भी जगह पे आप प्रोग्राम लिख रहे हो, एक सिस्टम में लिखो या 10 सिस्टम में लिखो, वो क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट जब हम कंबाइन कर देते हैं वो यूनिक हो जाता है एक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको खास एक सिस्टम के लिए हैंडलिंग नहीं करना पड़ेगा, आप एक जगह हैंडलिंग करो और सारे जगह वो काम कर जाएगा। वो न्यूट्रल है, किसी को गाली नहीं देगा और किसी को अनसपोर्ट नहीं करेगा। इस तरीके से चीजें वो जावा करता है, इसलिए इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल कहा जाता है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी एक जगह पे आप प्रोग्राम लिख दो और उस प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में करना चाहते हो तो जावा में माइक्रो सर्विसेज कंसेप्ट होती है। उस उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बना के भी उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पोर्टेबिलिटी। हाई परफॉर्मेंस क्या है, जितने भी जावा प्रोग्रामिंग होता है हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसको हम अप्रोचेस बोलते हैं। उस अप्रोचेस को यूज करके जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होती है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं और उनके बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5,000 लोगों का डेटा
डेटा एक जगह होता है और उनकी डेटा को प्रोसेस करना है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन जो डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को किस टाइप की डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको सुइटेबली प्लेस करेंगे, जो कि रन टाइम पे प्रोसेस करने के टाइम पे मोर एफिशिएंट होगा, और उसी से हम परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो जावा में हमारा डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन जो टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं जावा में। रोबस्ट क्या है, कहीं पे भी आप लिखो, कहीं पे भी आप एग्जीक्यूट करो, इट विल बी सेम फॉर ऑल द सिस्टम्स व्हिच आर अंडर टेस्ट। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, प्रोग्राम को एक सिस्टम में लिखते हैं 32 बिट सिस्टम में, और उसको लेके 64 बिट में एग्जीक्यूट करेंगे, तो उन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इट इज रोबस्ट, राइट वंस रन एनीवेयर टाइप की जो कंसेप्ट होती है, वो इसके थ्रू आती है। सिक्योर मतलब आप अगर कोड लिख देते हो और उस कोड को लेके आप कहीं और जाके एग्जीक्यूट करते हो, तो जहां पे आप एग्जीक्यूट करते हो, वहां पे आपको कोड, सोर्स कोड आपकी लीक नहीं हो पाएगी। हम जावा में सिक्योर फंक्शंस को रखते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक होती है। एनक्रिप्शन मतलब एक प्रोग्राम को हम एनक्रिप्ट करेंगे एक मेथड से, और उसको उसी मेथड से हमें ही पता होगा जहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको डिक्रिप्ट कैसे करें। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जावा के अंदर ही, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे कोड लीक ना हो। नहीं तो क्या होता, जितने भी बड़े बड़े कंपनियों का प्रोजेक्ट होता है जावा में जो लिखा जाता है, वो ऐसे ही दूसरे कंपनी में या फिर कहीं उसकी कंपटीटर होता है, तो वो उससे कॉपी कर लेता, निकाल के लेके उसको चुरा के अपना कोड बना लेता। तो इसीलिए जावा को सिक्योर्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज जो होती है जावा टेक्नोलॉजीज में, वो जावा को और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और इतना हाई डिमांडिंग कर देता है, ताकि जितने भी जावा डेवलपर्स है उनकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इनके जैसा और भी आइटम्स JLE, जावा लैंग्वेज एनवायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये सारे जो लिखा है वो हमारे जो फादर ऑफ जावा है, जेम्स गॉसलिंग एंड हैरी मैकगिल्टन जो है, उनके जो स्टार्टिंग इनिशिएटिंग रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन जो लिखा गया है, वहां पे वो सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इसमें ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम जावा को अगर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक नोटपैड में हेलो प्रोग्राम लिखा था, और वो प्रोग्राम को डॉट जावा से सेव किया था, और उसको जब हम कंपाइल कर देते हैं, वो एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, जावा से जब आप कंपाइल करते हो, कंपाइलर इज नथिंग बट ए कन्वर्टिंग एजेंट, जो कि चेक करता है कि आपकी प्रोग्राम में कोई गलती है तो नहीं है। अगर गलती है तो आपको एरर दे देगा, अगर गलती नहीं है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहेगा। और वो जो चीजें बनाएगा वो यहाँ पे डिफाइन है कि पहले आप जावा फाइल है, उसके जावा कंपाइलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास में, और उस डॉट क्लास से जो वर्चुअल मशीन है जावा की वर्चुअल मशीन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, आगे पढ़ेंगे हम। वो क्या करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर में आप बैठे हो उस कंप्यूटर के रिलेटेड रिक्वायरमेंट मशीन लैंग्वेज है वो पास कर देगा। मतलब आपका मान लो कि ये जो कोड लिखा है आपने 64 बिट में लिखा है, तो यहाँ पे आएगा जे, लेकिन आप जब चला रहे हो 32 बिट है, तो ये जो जेवीएम है क्या करेगा, ये पूरा जो कंपाइल्ड कोड है उसको 32 बिट स्पेसिफिक बाइनरी कोड प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये प्रोग्राम आसानी से यहाँ पे चल जाएगा, और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया? अगर सेम केस, अगर मेरे यहाँ पे 32 बिट में लिखा है और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे मेरे प्रोग्राम को रिजल्ट देखना है, तो क्या करेगा, ये कंपाइल होके इंटरमीडिएट कोड में प्रेजेंट होके रहेगा। लेकिन जैसे ही जेवीएम के टच में आएगा, जेवीएम क्या करेगा, इसको 64 बिट ओरिएंटेड मशीनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी कोड में, और उस कोड को एग्जीक्यूट करके वो 64 कोड रिलेटेड जो भी आउटपुट है आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा सेटअप है, एनवायरमेंटल सेटअप जो है कंपाइलिंग का और एग्जीक्यूशन का, वो मोर रोबस्ट होती है। कहीं पे भी ले, कहीं पे भी चलाओ, वो
सारी चीजें हो जाएगी। तो उसके लिए जो हमारा कंपाइलर हो तो जावा सी कंपाइलर बोलते हैं, और जो एग्जीक्यूटर होता है उसको जावा लॉन्चर टूल भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोड जो है एग्जीक्यूशन होती है। अगर इस स्लाइड की बात करेंगे, सेम चीज लास्ट क्लास का आइटम कंटिन्यू होता है। यहाँ पे दर्शाता है कि देखो ये मेरा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट जावा फाइल के अंदर ये दोनों चीज को कॉमन रखा है, और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक मेथड बनाया है। ये फंक्शन नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में हम फंक्शन बोलते थे इनको, अब ये हो गया मेरा एक मेथड। क्यों हो गया ना, जावा स्क्रिप्ट एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट में मेथड्स इंपॉर्टेंट होती है, और फंक्शंस में, फंक्शन ओरिएंटेड में फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मेथड है लाइन ऑफ कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये काम करते हैं। ये मेन क्या है ना, जेवीएम को जो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो या तो मेन चाहिए या प्री मेन चाहिए। प्री मेन की कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, हम डिटेल में जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड क्या करता है, जैसे ही जावा को हम लेके आएंगे तो प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले तो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल हो जाएगा, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कहीं पे सिंटैक्टिकल एरर या फिर कोई भी गलती होगा तो वो बता देगा। अगर नहीं है तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये जो कोड जब कंपाइल करेगा, ये कंपाइलर क्या करेगा, जेवीएम को एक इंटरमीडिएट कोड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड करेगा। अब उसको जेवीएम क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर Win32 है तो इसके लिए जो बाइनरी कोड की जरूरत है वो प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये जो पूरा जो ये सब जो दिख रहा है जेवीएम जेवीएम जेवीएम, ये क्या करेगा, जिस टाइप की एनवायरमेंट में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूटेबल बाइट कोड ये प्रोड्यूस करके दे देंगे, ताकि हमारी जो प्रोग्राम की एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो कॉमन रहेगा तीनों के लिए। बाकी जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसमें क्या होता था ना, उसमें कुछ नहीं होता था। उसमें टारगेट यही था कि जब भी प्रोग्राम देता था, अगर 62 है तो उसका आंसर में भी डिफरेंट होता था, इसमें 32 में अलग होता था। क्यों, उनमें ये जो यूनिकली मशीन लेवल पे लैंग्वेज जो प्रोड्यूस वाला के लिए बीच वाला जो एजेंट है वो नहीं था। अभी क्या होता है कि ये डबली कंपाइल्ड कोड जैसा बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाती है जावा में। ये है, इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, बिकॉज द जेवीएम available on many different operating system, the same dot class files are capable of running Microsoft Windows, Solaris operating system, Linux और Mac operating system। चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब में हमारा जो डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए कैपेबल है। ऐसे ही सम वर्चुअल मशीन सच एज जेएससी हॉटस्पॉट एट ए ग्लांस, इसके बारे में आप अगर चाहते हो पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। परफॉर्म एडिशनल स्टेप्स एट रन टाइम टू गिव योर एप्लीकेशन ए परफॉर्मेंस बूस्ट, ये जो एडिशनल ऑपरेशन से एडिशनल स्टेप से ये प्रोवाइड करता है। और इससे क्या होता है कि जैसे है फाइंडिंग परफॉर्मेंस बट लॉन्ग, रिकंपाइलिंग, फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेक्शन ऑफ कोड, जब ये देता है तो कोई सजेशन भी है कि इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो सारे सजेशन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग वो सब सजेशन आ जाता है। वो कैसे आती है, जो आईडी आप यूज करोगे उसमें कंपाइलर उसको हिंट दे देगा, और वो हिंट के थ्रू आपको यहाँ पे मैसेजेस दिख जाएगा। ठीक है, थ्रू द Java virtual machine, the same application is capable of running on multiple platform। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, तीसरा, बट ये क्या है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल क्यों कहा गया, ये आर्टिफिशियल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो दिखता नहीं है लेकिन वो प्लेटफॉर्म जावा की जो कंपाइलिंग कोड है उसके लिए बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने वाला, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने वाला एक एनवायरमेंट है। ठीक है, इतने तक हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। कोई डाउट अब? नो सर। ओके गुड। तो अब आते हैं जावा प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमने बोला कि जो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो हमने ट्राई किया, अब उसी में ही प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट विच ए प्रोग्राम रन्स। बेसिकली प्लेटफॉर्म किसको कहा जाता है, कोई भी हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो,
जब उनकी कॉम्बिनेशन से जो एक एनवायरमेंट रेडी होता है जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब जो सोर्स ऑफ कोड हम लिखते हैं वो चलता है, उसी को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव मेंशन्ड सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, सोलारी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड मोस्ट प्लेटफॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर। मतलब क्या है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से लेके लाइनक्स, सोलारी, मैक, ये सारे टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेड बाइट कोड या कंपाइल्ड कोड अलग होती है, लेकिन सबके रेस्पेक्टिव जो हार्डवेयर है, जावा उसमें क्या करता है, जावा प्लेटफॉर्म डिफर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स इन दैट इट इज ए सॉफ्टवेयर ओनली प्लेटफॉर्म दैट रन्स ऑन टॉप ऑफ अदर हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबकी हार्डवेयर अलग होती है। हार्डवेयर मतलब जो डिवाइसेस, जो सामान लगता है, वो सामान से जिससे आपका कंप्यूटर या सामान जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मशीन है वो बनता है। ठीक है, उसके ऊपर ये एक क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर ओनली। सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रोग्राम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसी का नाम बोलते हैं हम जावा प्लेटफॉर्म। ठीक है, द जावा प्लेटफॉर्म हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज जावा वर्चुअल मशीन एंड अनदर इज जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो यहाँ पे जब आप प्रोग्राम को लिख देते हो, वो प्रोग्राम में दो चीज होती है, एक एपीआई होती है, एक जेवीएम होती है। अब एपीआई क्या है, मेथड्स को ही एपीआई कहते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एपीआई कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड, और दूसरा है कस्टम और द सोर्स कोड व्हिच यू आर राइटिंग। तो जो हमने ये एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो प्री डिफाइंड है, पहले से ही ये मेथड पड़ा हुआ था, हमें बस उसको यूज करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्री डिफाइंड एपीआई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले माय नेम करके एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले माय नेम, और उसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन हेलो बिभू, ऐसे करके अगर मैं लिखता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम कस्टम एपीआई या कस्टम मेथड। तो ये जो एपीआई है, ये दोनों चीज की कॉम्बिनेशन है। मैं इसके जैसा और बहुत सारे मेथड्स अपनी क्लास के अंदर लिख सकता हूं, अभी लिखेंगे, आगे जाके लिखेंगे, वो भी चीज करेंगे। बस अभी कंसेप्ट समझो, फिर ताकि आप जब करोगे तो आसान होगा समझने में। तो ये जो माई प्रोग्राम डॉट जावा है, इसमें क्या होता है, एपीआई होता है और जेबीएम होती है, और ये जो एपीआई जेबीएम की कॉम्बिनेशन होती है उसको हम जावा प्लेटफॉर्म कहते हैं। इनके अलावा हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होती है, ताकि आपकी जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर, मतलब जो भी सामान की जरूरत होती है, चिप जरूरत होती है, कोर, कैसे, रैम, रोम, ये जो पार्ट्स होती है वो पार्ट स्पेसिफिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम करस्पॉन्डिंग। मतलब मैक ओएस में अलग चिप पड़ा होता है, सोलारी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग होता है, लाइनक्स में अलग होती है, और विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा माई प्रोग्राम जो जावा जैसे ही लिखते हो, ये टाइप की चीजें बन जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द जावा वर्चुअल मशीन, इट्स द बेस फॉर द जावा प्लेटफॉर्म एंड इज पोर्टेड ऑन टू वेरियस हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्या बोला इसने ना, जो भी जावा में कोड आप लिखते हो, ठीक है, जेबीएम के बारे में हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, और उसी में ही वो बोल रहे हैं कि ना आपको उसके साथ साथ जावा प्लेटफॉर्म के साथ साथ हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। एपीआई को क्या बोलते हैं बोला उसने ना, एपीआई इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट प्रोवाइड मेनी यूजफुल कैपेबिलिटीज। इट इज ग्रुप्ड इनटू लाइब्रेरीज of related classes interfaces. These libraries are known as packages. तो क्या बोल रहा है कि ये जो एपीआई है, उस एपीआई में लाखों करोड़ों अलग अलग क्या मिलता है, सॉल्यूशंस मिलता है, और जिसको हम क्लासेस और इंटरफेसेस और पैकेजेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड पे हमने मेन मेथड लिखा है, ये एक मेथड है। ऐसे ही जैसे ये सिस्टम लिखा है, ये क्या है, ये एक क्लास है, और ये क्लास कहां से आया, ये पहले से ही जावा में रखा हुआ है, तो ये मेरा एक क्लास है। ऐसे ही आउट एक ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम क्लास का आउट और का ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रिंटलन है, ये एक
प्री डिफाइंड एपीआई है, मेथड है, जिसके थ्रू हम ये चीज पास करके इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट क्लासेस और फंक्शंस जो लिखा है वो इसी के बारे में बता रहा है कि ये एपीआई जो है बहुत सारे क्लास और रेडीमेडी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि पहले से रखा जाता है ताकि आपको बहुत सारे यूजफुल कैपेबिलिटी मिल पाए। समझ में आ गया? As a platform and independent environment, the Java platform can be bit slower than native code. मतलब क्या है, जो C++ ये सब कोड होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट चलता है। लेकिन जावा क्या करता है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये बीच में मेरे पास अगर कंपाइल्ड कोड है डायरेक्ट इस पे चलेगा और एक एजेंट आएगा वो उसको देगा फिर वो इसे, तो क्या होगा, कंपेरेटिवली स्लो होगा ना, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ना। तो वो यही बता रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट के वजह से जावा क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा स्लो। क्यों होता है थोड़ा स्लो? ताकि जो आपकी कंपाइलर है उसको जेनेरिक कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में, स्पेसिफिक टू दैट एनवायरनमेंट वेयर इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो हम क्या कहते हैं ये पे, हाउएवर एडवांसेस इन कंपाइलर एंड वीएम technologies are bringing performance close to that native code without threatening portability। जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं जावा के थ्रू, नो डाउट कंपेरेटिवली स्लो होगा। अगर सी प्रोग्रामिंग अगर हम यूज करते हैं कोई भी कंप्यूटर के ऊपर और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर 5 मिली सेकेंड लगा तो जावा हो सकता है कि 5.0009 मिली सेकेंड ले। तो जो 0009 मिली सेकेंड लिया वो ज्यादा हो सकता है, बट वो क्या करता है, वही कोड इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, सब में चला जाएगा और सेम आंसर देगा। लेकिन सी कोड को यहाँ पे जब लेके आओगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आउटपुट चेंज होगा। हम हमेशा क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिएंटेड कुछ एपीआई को भी यूज कर सकते हैं। तो उन केसेस में हमें फायदा देगा। और परफॉर्मेंस की जो अप्रोचेस है, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एपीआई से है, उनको यूज करके हम क्या करेंगे, क्लोज टू दैट नेटिव कोड, जो भी सी प्रोग्रामिंग की जो रिजल्ट आता था उसकी क्लोज टू आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। द टर्म जावा वर्चुअल मशीन एंड जेवीएम मीन ए वर्चुअल मशीन फॉर जावा प्लेटफॉर्म। ये जो जावा जावा प्लेटफॉर्म है, ये जो जावा वर्चुअल मशीन लिखा है या जेवीएम लिखा गया, ये क्या है ना, एक यूनिक कंटेनर है, मतलब एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कुछ स्पेशल फीचर्स एड ऑन करता है। इसमें दी एपीआई एंड जावा वर्चुअल इंसुलेट द प्रोग्राम फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर। जो भी हार्डवेयर होता है उसके ऊपर प्रोग्राम आपका लिखता है और उस वो जब कंपाइल होकर जब एग्जीक्यूट होने को जाता है तो जो प्लेटफॉर्म जेवीएम होती है वो जेवीएम उसको हेल्प करता है। तो कोई भी प्रोग्राम आप जावा में लिखते हो तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होती है, जावा प्लेटफॉर्म, जो कि कंसिस्ट होता है जेवीएम एंड एपीआई में। समझ में आ गया? ओके। तो Yes, sir. व्हाट कैन जावा टेक्नोलॉजी डू? तो अभी हमने क्या सीखा, अभी अभी जेवी जावा प्लेटफॉर्म के बारे में सीखा और यहाँ पे जावा टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, है ना, टेक्नोलॉजी की सीखा। और ये जो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है उसमें हमने प्लेटफॉर्म के बारे में भी सीखा, राइट। अब वो जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो टेक्नोलॉजी से वो क्या कर सकता है ना, जनरल पर्पज हाई लेवल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। एवरी फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा प्लेटफॉर्म गिव्स यू द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या देता है, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसका, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का। क्यों? जावा वर्चुअल मशीन की जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर जो है मशीनरी डिवाइसल प्लेटफॉर्म होती है, सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामिंग होती है, हमने उसको बनाया है, हम मतलब डेवलपर्स। और ये जो फुल इम्प्लीमेंटेशन जो जावा करते हैं उसमें क्या क्या होती है, डेवलपमेंट टूल होता है, एपीआई होता है, डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी होती है, यूआई होती है और इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज होती है। अब बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे हर एक का मतलब क्या है, अच्छे से सुनना। जावा टेक्नोलॉजी में ये टर्म्स क्या करते हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा, है ना। तो डेवलपमेंट टूल्स क्या है ना, कोई भी डेवलपमेंट टूल, मैं अगर एक प्रोग्राम करता हूं, उस प्रोग्राम को अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए जो चीज की जरूरत पड़ती है उसको डेवलपमेंट टूल की बात करेंगे। तो डेवलपिंग टूल किसके ऊपर चलता है, कंपाइलिंग, रनिंग, मॉनिटरिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग।
योर एप्लीकेशंस, मतलब जो कोड आप लिखते हो उसमें कंपाइलिंग, कंपाइलिंग किसको बोलते हैं? मैंने प्रोग्राम लिख दिया, उसमें क्या गलती है वो जानना है, एरर है या सक्सेस है, ये कंपाइल का काम है। रनिंग, मैंने जो प्रोग्राम लिख दिया, कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो रिजल्ट चल पाता है नहीं चल पाता है, वो रनिंग है। रनिंग होने के टाइम पे, समझ गए, रनिंग होने के टाइम पे अगर मैं देख रहा हूं कि ये स्लो हो रहा है, स्पीड हो रहा है, कहीं पे जाके लेग तो नहीं हो रहा है, कहीं पे जाके अटक तो नहीं रहा है, वो सब चीजों को हम मॉनिटरिंग कहेंगे। ऐसे ही डिबगिंग में क्या करेंगे ना, जब मॉनिटरिंग कर रहे हो, मान लो कि कहीं पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, उसके ऊपर चेक करना है कि उसके अंदर की कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से ये इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिबगिंग। डॉक्यूमेंटिंग, कोई चीज आपने लिख दिया, सोर्स ऑफ कोड लिख दिया, उसके बारे में आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो विथ सम अप्रोच, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटिंग। समझ में आ गया? ये जो 5 आइटम है, कंपाइलिंग मतलब चेकिंग योर कोड वेदर इट इज सक्सेस और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग, रनिंग टू चेक your code is executing and giving expected result or not, monitoring while running a program, if you want to check the performance how it is going to behave, then that is known as monitoring. Debugging, during some monitoring, if any exceptions or errors are coming, then checking the particular specific items involved in that scenario of execution, then that is known as debugging. जो भी सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो के टाइम पे अगर कुछ एरर होती है तो इसको डिबगिंग। डॉक्यूमेंटिंग, कोई भी चीज आप कोड लिख रहे हो तो उसमें अगर आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंटिंग। तो हर एक के लिए हमारे पास टूल होती है। कंपाइलिंग के लिए हमने बता दिया जावा सी होती है, तो अलग अलग जेडीके की वर्जन के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपाइलर होती है उसी के स्पेसिफिक कंपाइलर होती है। जेडीके मतलब जेडीके का वर्जन, जावा डेवलपमेंट किट करके एक आता है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो जेडीके को जब आप इंस्टॉल करते हो, आपने कोई प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब चेक कैसे करोगे कि जावा में कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए जावा सी कंपाइलर चाहिए, और ये कहां पे आती है? जावा डेवलपमेंट टूल किट के अंदर होती है, जिसके अंदर कंपाइल करके वो हमें बता देगा कि एरर्स क्या है। तो जावा सी जो होती है ये हमारा कंपाइलिंग है। रनिंग क्या है? जावा करके मैंने बताया था, जावा लॉन्च टूल है ना, तो जो लॉन्च टूल होती है रनिंग के लिए वो होता है हमारा जावा। ठीक है, तो रन करने के लिए हम जावा टूल यूज करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर के पास अलग अलग मॉनिटरिंग टूल होती है। जितने भी डिप्लॉयर्स होती है, जितने भी सर्वर्स होते हैं, उन सबके लिए अलग अलग मॉनिटर टूल होती है। आजकल हर एक आईडीई में, आईडीई किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मतलब एक्लिप्स, इंटेलिजे, उन सबके पास एक एक मॉनिटरिंग टूल होती है। सर्वर के ऊपर वो क्या करेंगे? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक टूल है। आप अगर कस्टम चाहते हो तो जावा सी, जीसी व्यूअर, थ्रेड डंप एनालाइजर, हीप डंप एनालाइजर, ये सब हमारा मॉनिटरिंग टूल होती है। डिबगिंग में क्या है? जैसे आप कोई आईडी में काम कर रहे हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, इधर एक्लिप्स हो या नेटबीन्स हो या इंटेलिजे हो, उसमें कोई चीज को आप डिबग करना है, जैसे कहीं पे एक एक्सेप्शन, आप प्रोग्राम चला रहे हो, एक्सेप्शन आ गया, कहां से आया कैसे आया पता नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप हर एक आइटम को डिबगर के थ्रू चेक कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स डिबगर, या इंटेलिजे में चलोगे तो इंटेलिजे डेवलप डिबगर, या रन टाइम डिबगर को आप ऑन कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं डिबगिंग टूल। ये भी आईडीई के स्पेसिफिक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे हम जब करेंगे तो दिखा देंगे। डॉक्यूमेंटिंग क्या होती है? जब कोई आइटम को हम टारगेट करते हैं कोड करने के लिए, तो अगर मैं लिख देता हूं और मैं एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन जरूर नहीं है ना कि मैंने जो कोड लिखा दूसरों को समझ में आएगा, तो वो समझाने के लिए मान लो कि ये मेरा कोड है, इसके बारे में ये मेन मेथड क्या कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक लाइन ऑफ कोड, एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि दिस मेथड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, तो समझा देगा जो भी यूजर को ये जो मेरा मेथड है ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए है। तो इस तरीके से हमारा अलग अलग टूल जो है कंपाइलिंग, रनिंग, मॉनिटरिंग, डिबगिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ये सब ऑपरेशंस करने के लिए यूज करता है। एज ए न्यू डेवलपर द मेन टूल्स यू विल बी यूजिंग आर जावा सी कंपाइलर, जावा लॉन्चर एंड जावा सी डॉक्यूमेंटेशन टूल। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो मॉनिटरिंग है, डिबगिंग है, ये तब कर पाओगे जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे। मॉनिटरिंग, डिप्लॉइंग सब कर सकते हो, डिप्लॉइंग टूल्स भी आते हैं आजकल।
डिबगिंग भी कर सकते हो, मल्टी थ्रेड रिलेटेड आप डिबग भी कर सकते हो, स्टैंडअलोन रिलेटेड भी डिबगिंग कर सकते हो, वो सारे चीज कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको ये तीन टूल की जरूरत पड़ेगी, कंपाइलिंग के लिए, रनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट टूल्स जो है इंपॉर्टेंट होता है जावा टेक्नोलॉजी के अंदर। एपीआई डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज, यूजर इंटरफेस टूल की इंटीग्रेशन लाइब्रेरी अभी करते हैं, क्योंकि ये टाइमर जो है 1 मिनट रह गया, तो हम रीस्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ताकि सेकंड पार्ट में ये चीजें हम कवर कर पाए। अभी करेंगे जस्ट 5 मिनट आफ्टर रीजॉइन दिस मीटिंग। ओके ओके सर।